हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी आज की क्लास है हिंदी की, जो कि हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है। ठीक है, हिंदी में हमने आपको क्रिया तक करा चुके हैं। मतलब ये है कि विकारी शब्द हमने करा चुके हैं। ठीक है, हमने जब शब्द वेद शुरू किए थे आपके, तो उसमें बताया था विकारी अविकारी। ठीक है, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, एक सब बताए थे हमने। और क्रिया आज अविकारी शुरू करने वाले, जिसमें कि संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विषमादि बोधक अव्यय, ये जो शब्द होते हैं ये सब करने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम देखते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अपने जो देश के वीर जवान हैं उनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आज लिख रखा है क्या, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते क्या हैं, सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनको लिंग, वचन और काल के आधार पर नहीं बदला जा सकता। क्या? लिंग, वचन, काल के आधार पर नहीं बदला जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं परिभाषा, तो लिख सकते हैं वे शब्द जिन्हें लिंग, सॉरी इससे लिखना था, है ना। परिभाषा देखें तो क्या लिख सकते हैं इसकी, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल के आधार पर नहीं बदला जा सकता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिन्हें लिंग, वचन और काल के आधार पर नहीं बदला जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। ठीक है, अब क्या बात करें अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो अविकारी शब्द होते हैं वो लिखेंगे हम। पहला जो होता है अविकारी शब्द, पहला होता है आपका कौन सा होता है, क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक अव्यय, फिर समुच्चय बोधक अव्यय, फिर विषमयादि बोधक अव्यय। ठीक है, पहले लिखेंगे हम क्या, क्रिया विशेषण। क्या ऐसे लिख दो, एक सेकेंड। अविकारी शब्द निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण। नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 4 की बात करूं तो एक आता है कौन सा, विषमयादि बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, और एक अगर मैं बात करूं दोस्तों निपात, वैसे इसका टॉपिक नहीं है, अगर हम बात करें निपात भी इसी की श्रेणी में आते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, नोट करके क्या लिख सकते हैं कि निपात भी अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। निपात भी अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं, बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके।
विकारी शब्द की, अविकारी शब्द की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। तो विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग या वचन और काल के आधार पर नहीं बदला जा सकता जिनको, ठीक है, या और होते मतलब कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषयादि बोधक अव्यय और आपका निपात भी इसी श्रेणी में आते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक एक की, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की, ठीक है। तो क्रिया विशेषण की सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिए क्रिया विशेषण। दोस्तों मैं पूरी हिंदी यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। अगर आपने नोट्स बना रहे हो ना तो मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपके सामने नोट कर रहा हूँ, आप भी मेरे सामने कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हेडिंग डाल दीजिए आप अविकारी शब्द में कौन सा, क्रिया विशेषण। क्या दोस्तों, क्रिया विशेषण। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण होते क्या हैं, क्रिया विशेषण होते क्या हैं, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि हमने एक संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा किसको कहते हैं, किसी के नाम को, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या किसी का भी नाम हो, उसको संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम उसको कहते हैं जो इन दोनों के स्थानों पर प्रयोग किए जा सकते हैं, है ना, इन दोनों के स्थानों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। और हम जो विशेषण कहते हैं वो जो संज्ञा और सर्वनाम है उनकी जो विशेषता बताते हैं, है ना, उनकी जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की। तो विशेषण का मतलब ही किसी की विशेषता बताना है ना, विशेषण का मतलब ही विशेषता बताना है। मैंने आपको प्रविशेषण पढ़ाया था। प्रविशेषण का क्या मतलब था कि विशेषण की जो विशेषता बता रहा है, तो प्रविशेषण हो जाएगा। अब इसके आगे क्या ये क्या लिख रहा है, ये क्रिया विशेषण लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्रिया की विशेषता बता रहा होगा, है ना। तो लिख सकते हैं इसमें क्या क्या भैया, वे शब्द, वे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा आपके सामने, जैसे मैंने लिखा क्या, राम तेज दौड़ता है। अब दोस्तों इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है हमारी, ये क्रिया हमारी क्या है, दौड़ना। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तेज, मतलब कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। जैसे दूसरा भी हम ले सकते हैं, क्या हम दूसरा ले सकते हैं, इधर ले लो आगे, कि वह अच्छा गाता है, ये तो लिखा। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, इसमें जो क्रिया हुई वो कौन सी, गाना। तो कैसा गाता है भैया, अच्छा गाता है ना, अच्छा गाता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण। तो दोस्तों जो वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए एक बार, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। हंसते हंसते पढ़ते, मस्ती से पढ़ेंगे, हर टेंशन सब अपनी अपनी जगह, हम पढ़ेंगे अपनी जगह, है ना। टेंशन को साइड में छोड़ो, टेंशन को मारो गोली और पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। तो दोस्तों फिर क्या करेंगे हम आगे, अब बात करेंगे क्रिया विशेषण होते कितने प्रकार के हैं, क्या क्रिया विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो क्रिया विशेषण निम्न 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे। सबसे पहला क्या होगा, हमारा होता है क्या, क्रिया विशेषण कालवाचक। क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरा होता है दोस्तों क्या,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर मैं आगे बात करूं तीसरे की तो क्या होता है दोस्तों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण। अब दोस्तों चौथे की बात करूं, कौन सा होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे दोस्तों रीति का मतलब होता है तरीका। अगर मैं इनकी चारों की बात करूं कि कालवाचक क्या होते हैं, स्थानवाचक क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्या होते हैं, रीतिवाचक क्या होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसमें कमेंट भी कीजिए, है ना। कोई जो भी देख रहा है इसको, मेरा भाई बंधु जो भी है, मेरा दोस्त, मेरा बहन, कोई भी, आप उसको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे कमेंट कीजिए पॉजिटिव वाले, है ना। अगर आपको अच्छी नहीं लगती छोड़ के जा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं हम कालवाचक। अब कालवाचक होते क्या दोस्तों, काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। काल का अगर हम अर्थ की बात करें तो उसका मतलब होता है समय। अब यहाँ क्या कालवाचक, तो जैसे कि मैंने बोला अभी अभी, राम अभी अभी गया है, राम अभी अभी गया है, श्याम अभी अभी आया है, मोहन कभी कभी जाता है। तो दोस्तों अभी अभी, कभी कभी, ये किसको बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं, ये कराते हैं हमारे समय का बोध। तो जो भी जिन भी वाक्यों में ये शब्द लगे होंगे, अभी अभी, अभी अभी, कभी कभी, ये जो शब्द लगे होंगे, अभी अभी, कभी कभी, ये जो शब्द लगे होंगे ये किस में जाएंगे, कालवाचक में। क्यों? क्योंकि ये हमारे समय का बोध कराते हैं, है ना। अब जैसे बोले यहाँ पे बोले कि राम अभी अभी तेज दौड़ा, है ना, तो अभी अभी तो हो रहा है, समय की तो बात चल रही है कि कब दौड़ा, अभी अभी, बिल्कुल आसन्न भूतकाल में, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, अभी अभी, ये कभी कभी, जो भी हो, तो किस में आएंगे, ये कालवाचक क्रिया विशेषण में। अगर बात करें स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, तो स्थानवाचक में देखो स्थान का मतलब आएगा क्या, कोई स्थान होगा। जैसा मैंने बोला राम अभी अभी यहाँ से गया, या राम यहाँ से गया, जो यहाँ शब्द आया, राम वहाँ गया, वहाँ गया कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी की विशेषता है, बट वहाँ एक किसको संकेत कर रहा है, वो कर रहा है हमारा किसको, स्थान को। राम जयपुर गया, हम ऐसे ही बोल सकते हैं राम वहाँ गया, है ना, राम वहाँ गया, राम यहाँ गया, राम जहाँ गया, राम तो गया, बट गया कहाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, है ना। जैसे कि जहाँ, यहाँ, वहाँ, ये जो शब्द आते हैं ये किस में आते हैं दोस्तों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अगर मैं बात करूँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, ठीक है, तो ये कैसे होगा, परिमाण का मतलब होता है माप तोल, है ना। अब काउंटिंग होता तो ना गणना कर देते, यहाँ पे क्या है, माप तोल। जैसे कि मैंने बोला राम तेज दौड़ा, ये मैंने सेंटेंस बोला, तो इसी के आगे मैं और लगा दूं, राम थोड़ा तेज दौड़ा, राम थोड़ा तेज दौड़ा। अब मैं इसको ना करा के ऐसे ही बोल सकता, राम बहुत तेज दौड़ा, है ना, बहुत तेज। अब बहुत को आप वो काउंट तो कर नहीं सकते, मतलब परिमाण ही तो है एक, है ना, माप ही तो है। तो राम तेज दौड़ा, राम बहुत तेज दौड़ा, है ना। तो ये क्या बोलेंगे, इसमें जैसे कि आ जाता है थोड़ा, बहुत, ज्यादा, ना, ज्यादा, और बहुत सारे शब्द आ जाते हैं इसमें, जैसे कि बहुत सारे। अब मैं एक सेंटेंस इसी का लिख कर दिखाऊं तो कैसे लिख सकते हैं उदाहरण इसका, उदाहरण जैसे कि यह है, तुम थोड़ा अभ्यास और करो, है ना, तुम थोड़ा अभ्यास और करो। तो ये क्या आ गया, परिमाण आ गया। हम इसको काउंटिंग नहीं, माप रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि 2 किलो 3 किलो, हम माप रहे हैं कि थोड़ा और करो। आप अच्छा गाते हो, गाने की विशेषता अच्छा बता रहा है, क्रिया विशेषण अच्छा हो गया। मैंने बोला आप बहुत अच्छा गाते हो, या आप बहुत अच्छा, मेरा मतलब रेस्पॉन्स देते हो, है ना, ऐसे हो सकता है। तो बहुत जो लगाया, बहुत, ये परिमाण में आ जाता है ना। अगर हम बात करें आगे की भैया, तो रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है ढर्रा या तरीका, है ना, काम करने का जो तरीका होता है ना। जैसे कि मैंने बोला राम, मतलब जैसे कि मैं कोई वाक्य बोल दूं, यह है काम, मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे कि उदाहरण ये लिख रहा हूं मैं, तुम यह काम जल्दी करो। तो क्रिया क्या है, करना।
कैसे कर रहा है, जल्दी, तरीका ही तो है, तुम यह काम आराम से करो, तो जल्दी, आराम, ये वाले जो वाक्य शब्द होते हैं, जल्दी, आराम, है ना, ये जो शब्द आएंगे जिसमें भी वो क्या होंगे, रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है दोस्तों करने का तरीका या ढर्रा, जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों ये होते हैं 4 प्रकार के क्रिया विशेषण। तो मैंने चारों प्रकार के क्रिया विशेषण आपको समाप्त करा दिए। अगर मैं इससे अगले की बात करूं, मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं, है ना, इससे अगले की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इससे अगला जो होगा हमारा होगा संबंध बोधक अव्यय। क्या होगा दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक क्या अव्यय होते हैं दोस्तों, आपके नाम से समझ में आ रहा होगा क्या मैंने क्या बोला है, संबंध बोधक, है ना, क्या बोला मैंने, संबंध, तो इसका मतलब ये संबंध बता रहा होगा किसी में, है ना, संबंध बता रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं इसमें, अगला हेडिंग डाल दीजिए आप, संबंध बोधक अव्यय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते रहना मेरे साथ साथ। तो दोस्तों अगर आपको यार अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, है ना, अगर कुछ करना ही चाहते हो तो, वरना आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। शायद ये हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है, शायद इसलिए आप शेयर नहीं कर रहे हो ना इसको, कोई बात नहीं। आ जाओ अगला देखते हैं, क्या हम देखते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। क्या देखते हैं, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो दोस्तों इसका जो नाम लिख रहा है ना, ये संबंध है, तो क्या करेगा, क्या इसको क्या बोल सकते हैं कि संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, है ना, जो संबंध का बोध कराते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं आगे, अर्थात इसकी परिभाषा स्पष्ट और कर दें, अर्थात इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम का आपस में अर्थात इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम का आपस में संबंध का, अर्थात इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम का आपस में संबंध बताने में किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, संबंध बताने में किया जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं इनको जोड़ने में किया जाता है, दो वाक्यों को जोड़ने में। जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा, राम के बिना सीता आदि है, राम के बिना सीता आदि है, ऐसे ही बोल सकते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं। दूसरा जो उदाहरण लिखे इसका, मोहन के बिना श्याम परेशान है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो आ रहा है ये वाले शब्द, ठीक है, ये कैसे हैं, संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि ये राम का और मोहन का संबंध बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द जो आएंगे सब किस में जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय में। अगर मैं बात करूं आगे लिखना है इसी के, क्या कि संबंध बोधक अव्यय हम लिखेंगे संबंध बोधक नीचे लिख देते हैं इसको, संबंध बोधक, यहां नोट करके लिख लेना है, संबंध बोधक अव्यय शब्द, मतलब संबंध बोधक अव्यय में कौन कौन से शब्द प्रयोग होंगे। तो आप इसमें लिखना है आपको, जैसे कि के बिना हो गया, है ना, के बिना हो गया, फिर लिखना है के लिए, फिर लिखना के हेतु,
है ना, के हेतु। अगर मैं आगे बात करूं कारण, के कारण, ठीक है। अगर मैं इससे आगे बात करूं तो एक खातिर, खातिर। एक आता है मारे, क्या आता है, मारे। एक आता है संग, संग। एक होता है साथ, ठीक है, साथ हो गया है ना। अगर मैं बात करूं इसके बाद के चलते, चलते क्रिया नहीं है यहाँ पे, आदि। ये क्या है, ये एक संबंध बोधक अव्यय के शब्द है। जैसे मैंने इसके साथ प्रयोग किया है के बिना, राम के बिना सीता आदि है, राम के बिना सीता आदि है, ये लिखा। अब मैं यहाँ क्या लगा सकता हूँ, राम के लिए सीता आदि है लगा सकता हूँ, मैं सब लगा के दिखा रहा हूँ। राम के लिए सीता आती है, राम के हेतु सीता आदि है, ठीक है, आदि है। राम के कारण सीता आदि है, या मोहन के खातिर श्याम परेशान है, मोहन के मारे श्याम परेशान है, ठीक है, मोहन के मारे परेशान है, मोहन के संग श्याम परेशान है, मोहन के साथ श्याम परेशान है, राम के चलते सीता परेशान है। तो ये शब्द लग सकते हैं सब संबंध बोधक अव्यय में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना, कौन सा संबंध बोधक अव्यय। अगले की बात करते हैं हम किसकी भैया, हम बात करते हैं फिर समुच्चय बोधक अव्यय की। किसकी, समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं। तो दोस्तों समुच्चय बोधक, जैसे कि समुच्चय का मतलब क्या होता है, समुच्चय का मतलब होता है समूह, है ना। समुच्चय का मतलब क्या होता है, समूह। क्या होता है दोस्तों, समूह। तो लिख सकते हैं क्या, तीसरा नंबर का आएगा हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, है ना, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो समुच्चय या समूह का बोध कराते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि क्या, वे अविकारी शब्द जो समुच्चय का बोध या समूह का बोध कराते हैं। आपने जब सेट पढ़ा होगा इंटर में, एक सेट थ्योरी आती है, समुच्चय सिद्धांत, है ना। तो उसका क्या, सेट का मतलब क्या होता है, एक समूह। समुच्चय का मतलब भी क्या होता है, समुच्चय, सॉरी समूह। तो जो समूह का बोध कराते हैं उनको समुच्चय बोधक या समूह बोधक अव्यय कहलाते हैं ना। अगर जैसे हम अब हिंदी के वाक्य की बात कर रहे हैं तो इसमें समूह कैसे मिलेंगे, कोई आदमी के समूह तो होंगे नहीं, यहाँ पे पदों के जो समूह होते हैं, है ना। वाक्य में एक से ज्यादा पद होते हैं, तो जो पदों का जो समूह होगा उसका जो बोध कराएगा, या दो वाक्य को जो जोड़ेंगे उसको कहेंगे समूह या समुच्चय बोधक अव्यय। अगर जैसे कि बात करूं हम कि राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है ना। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है, ये हो जाएगा। राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला, इसको बोलेंगे हम समुच्चय बोधक अव्यय। इसको बोलेंगे हम क्या, समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। इसको बोलेंगे हम दोस्तों क्या, समुच्चय बोधक अव्यय। क्यों, क्योंकि देखो समूह क्या है, एक तो ये है, अरे इसी तो जोड़ रहा पूरे उपवाक्य को, है ना। दो उपवाक्य को जोड़ रहा है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो दो उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, जिसको हम संयुक्त वाक्य में पढ़ने वाले हैं ना, तो जो जो दो उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है उसको कहते हैं हम क्या, समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। क्या कहते हैं भैया, समुच्चय बोधक अव्यय। अब लिख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण और ले लें यहाँ पे कि सीता खाना बनाती है लेकिन राधा खेलती है। अभी मैं इनके शब्द भी लिखवाऊंगा आपको, सब मैं यूज करके दिखाऊंगा इनको, ठीक है।
सीता खाना बनाती है लेकिन राधा खेलती है। तो देखो ये जो आ गई ये क्या गया, समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ठीक है, अब ये कौन कौन से होंगे दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूं समुच्चय बोधक, अब क्या हेतु, नहीं हेतु इसमें नहीं आएगा, हेतु परंतु, परंतु आ जाएगा, परंतु। आगे मैं बात करूं अथवा, तथा, और तुम्हारे क्या आ जाएगा, अथवा तथा, इसमें आ जाएगा एवं, इसलिए, एवं इसलिए। अगर मैं बात करूं और इसमें क्या, जिन्हें और, जिन्हें और क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, बल्कि आदि शब्द। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, सब किस में होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय में। जैसे सीता खाना बनाती है परंतु राधा खेलती है, तो यहाँ परंतु यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं बोलूँ आपको सीता खाना बनाती है अथवा राधा खेलती है, सीता खाना बनाती है तथा राधा खेलती है, सीता खाना बनाती है एवं राधा खेलती है। तो मतलब कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था समुच्चय बोधक अव्यय। तो आज थोड़ा सिर में दर्द सा हो रहा है, बट कोई नहीं, पढ़ाना तो था, क्लास लेनी थी, बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, बट कोई बात नहीं, क्लास तो लेनी, क्योंकि हमारा जो काम है वो करने वाला है, वो करेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं कुछ, है ना। तो कुछ करने के लिए तो कुछ ना कुछ होना ही पड़ता है। आपसे दोस्तों एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि ये कंटेंट जो मिल रहा है ना, ये आपको शायद, चाहे वो डिजिटल बोर्ड पर अगर शायद ये होता ना तो आपको ज़्यादा बेटर आता है, क्योंकि आज का टाइम है डिजिटल दिखावटी वाला, है ना, धीरे धीरे करना पड़ेगा सब, बट आपको देखना है कि क्या पढ़ा रहे हो, है ना। तो आज थोड़ी तबीयत डाउन थी, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, पूरी क्लास करेंगे रेगुलर, है ना। तो ये मैंने क्या लिखे, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। अब ये आपके 3 क्लियर हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ चौथे, मतलब चौथे की, वो कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये नोट कर रहे हो जो भी है। आगे देखो बच्चों, सॉरी बच्चे नहीं बोलूँगा क्योंकि सब मेरे से बड़े बड़े होंगे यहाँ पे भाई लोग, ठीक है। चौथा डाल दो दोस्तों, क्या, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं दोस्तों, विस्मयादि बोधक अव्यय वो होते हैं जो आश्चर्य या अचरज का बोध कराते हैं। क्या, आश्चर्य या अचरज का बोध कराते हैं। लिख लेंगे क्या, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो आश्चर्य या अचरज का बोध कराते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या, वे अविकारी शब्द जो आश्चर्य अचरज का बोध कराते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखें इसके, अगर हम उदाहरण लिखें तो उदाहरण क्या हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं जैसे क्या बोल सकते हैं कि वह कैसा सुंदर दृश्य है, वह क्या सुंदर दृश्य है। तो दोस्तों ये जो चिन्ह, ये जो शब्द हैं, ये आते हैं हमारे क्या, विस्मयादि बोधक, क्योंकि हमें विस्मय अचरज का बोध करा रहे हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम दूसरे, अरे वाह, अरे वाह क्या बात है ना, ये जो होते हैं, क्या बात है। तीसरा लिखूं जैसे कि अगर मैं, ओहो तुम आ गए, तुम आ गए। तो ये जो होते हैं
क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो दोस्तों 4 प्रकार के मैंने क्या बताए थे आपको? अविकारी शब्द बताए थे, सॉरी क्रिया विशेषण बताए थे, ठीक है। वो मैंने 4 प्रकार के आपको करा दिए, कालवाचक, रीतिवाचक और कौन से? स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब मैंने क्या बता दिया आपको? ये विस्मयादि बोधक बता दिया, समुच्चय बोधक भी बता दिया और संबंध बोधक भी बता दिया। ये चारों मैंने जो अविकारी शब्द थे वो कंप्लीट करा दिए। इससे आगे जो होगा हमारा क्रिया, हम मतलब अविकारी शब्द हमारे पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। क्या पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं? अब जो करेंगे हम, बचते हमारे क्या? काल बचते हैं, कारक बचते हैं, ठीक है। जो भी आगे का टॉपिक बचा, तो इससे आगे जो कराने वाले हैं हम, वो उस जो अगली क्लास होगी उसमें जो कराएंगे हम कराएंगे कारक, है ना। कारक बहुत ही अच्छे से कराएंगे। देखो कारक की मैं एक बात बता दूं आपको, कारक आपने पढ़ रखे होंगे, बट आप ये बताओ कि हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, तो ओम नमः शिवाय किस में आएगा? कौन से कारक में आएगा? हम बोलते हैं डर वाले, मुझे सांप से डर लगता है, आपने शेर देख लिया है ना, तो आप बोलोगे करण कारक है इसमें? नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं कल बताऊंगा। मैंने आपसे बोला मैं राम से ईर्ष्या करता हूं, आपने से देख लिया, आप बोलो करण कारक है। अब मेरे को मैं राम से घृणा करता हूं, तो दोनों में से आ रहा है, पर दोनों में अलग अलग कारक है। ये पढ़ेंगे हम कल, है ना। सब बेसिक से पढ़ने वाले हैं। मस्त रहिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकता है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, क्या? आउटलाइन क्लासेस के नाम से आप वहीं पे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल आपको वहाँ पे जितना ही मटेरियल है सब वहीं पर डालता हूँ, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जाते जाते एक बार जय हिंद। उन सभी देश के वीर जवानों के लिए एक दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत।